अस्सलाम वालेकुम। जितने भी हमारे टीजीटी एस्पिरेंट्स हैं, आप सबके लिए ये एक इंटरव्यू के लिए कुछ गाइडलाइंस। जितना मैं समझता हूँ, इंटरव्यू जो है आपकी नॉलेज मैटर का नहीं होता है, बल्कि आप लोगों की स्किल्स को देखा जाता है। देखा जाए तो हमारे टीजीटी जो बीपीएस 16 की पोस्ट हैं, पीएससी में वैसे जितनी भी 16 स्केल की पोस्ट हैं उनका इंटरव्यू जो है 200 मार्क्स का होता है। सही है। 200 मार्क्स में से आपके जो पासिंग मार्क हैं वो 101 है। 101 पे आपके पासिंग मार्क्स हैं। अब यहाँ पे जो है हर स्टूडेंट ये सोच के बड़ा कंफ्यूज होता है कि 101 200 मार्क्स का इंटरव्यू 101 मार्क्स में कैसे ले लूँ। हर स्टूडेंट के माइंड में ये क्वेश्चन आता है कि अच्छा, तो फिर मुझसे अगर 15 क्वेश्चन पूछा जाए तो लाजमी मुझे 10 क्वेश्चन का आंसर आने चाहिए, ताकि मैं पासिंग मार्क्स यानी 101 जो है 101 जो पासिंग मार्क है उसको मैं क्वालिफाई कर सकूँ, मतलब इंटरव्यू में। एक चीज़ मैं आप लोगों को बता दूँ, थोड़ी सी मिसकंसेप्शन मतलब इस रिगार्डिंग इंटरव्यू के हवाले से जो है वो मैं पहले क्लियर करूँ। एक चीज़ याद रखिए, आपका जो नॉलेज है, जो कंटेंट है, जो आपकी इंफॉर्मेशन, जो भी जिस भी एरिया के बारे में पूछा जाता है, जो भी पोस्ट होती है, वो आपके टेस्ट में मायर किया जाता है। सही है। इंटरव्यू इसलिए होता है कि वो आपको ये जज करते हैं कि जिस पोस्ट के लिए आपको अपॉइंट किया जा रहा है, क्या आप उसके लिए मतलब फिजिबल हैं, आप वो क्वालिटीज़, वो स्किल्स, वो क्या आपके अंदर मतलब मौजूद हैं कि नहीं है, वो चेक करते हैं हर लिहाज से, हर एंगल से। अब इसको मैं थोड़ा डिटेल में अगर मैं ये कहूँ कि आपके जो 200 मार्क्स के इंटरव्यू के 200 मार्क्स जो है ना, उसमें से सिर्फ आपके जो क्वेश्चन आंसर हैं उसके कोई 20 से 25 मार्क्स होते हैं, उससे ज़्यादा नहीं होते हैं। फिर सेकंड, कॉन्फिडेंस, आपका कॉन्फिडेंस कैसा है, उसके 20 से 25 मार्क्स होते हैं। सही है। मतलब आपका कॉन्फिडेंस चेक किया जाता है, आपके अंदर कॉन्फिडेंस कैसा है। मतलब तीसरा जो है, एक चीज़ इसमें याद रखें, पीएससी वाले बड़े प्रोफेशनल होते हैं इंटरव्यू में, इस वजह से वो आपको डिफरेंट किस्म के सिचुएशन से इंटेंशनली वो लेके जाते हैं। वो आपकी यानी डिसीजन पावर जो है ना, उसको चेक करने के लिए इस तरह के क्वेश्चन और इस तरह की सिचुएशन से आपको गुजारेंगे। इसके अलग मार्क्स होते हैं। चौथा जो है, नंबर फोर्थ, आपकी बॉडी लैंग्वेज जो है उसका अलग मार्क्स होते हैं। बॉडी लैंग्वेज के अलग मार्क्स होते हैं। मैं साथ साथ इस वजह से लिख रहा हूँ कि सारे एरियाज ताकि कोई मिस ना हो, कवर हो जाए। और हमें ये वर्बली भी आपको बता दे देता। असल में टाइम नहीं होने की वजह से मैं थोड़ा लेट भी, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट मैसेज पे मैसेज भी कर रहे थे, तो मैं चाह रहा हूँ कि इसी एक ही वीडियो में आप लोगों के सारे जितने भी कन्फ्यूजन जो है ना वो क्लियर हो जाए। अब बॉडी लैंग्वेज के तकरीबन 20 से 25% मार्क्स जो हैं 200 में से बॉडी लैंग्वेज के होते हैं। और उसके बाद कन्विंसिंग पावर। अब ये कन्विंसिंग पावर होती क्या है? लाजमी सी बात है, जो भी क्वेश्चन आता है आपको उसका आंसर आप देते हैं ना, हर बंदे की एक अपनी एक जो लैंग्वेज स्पीकिंग है, या आप उसको ये कहें कि उसका जो आंसर देने का मेथड है वो डिफरेंट होता है। कन्विंस करना, उसको परसुएट मोटिवेट करना, मतलब उसको समझा देना। बहुत सारे ऐसे भी स्टूडेंट आप लोगों ने देखे होंगे कि क्वेश्चन का आंसर उनको आता है और वो आंसर दे भी देते हैं, फिर भी कंफ्यूजन रहती है, जिसकी वजह से उन दोबारा उनसे क्वेश्चन पूछा जाता है उसी सेम जो पहले पूछा था। मतलब आप क्या कहना चाहते हैं, थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे? इसका मतलब ये होता है कि जो आंसर आपने पहले दिया था वो मतलब क्लियर नहीं थी, सामने वालों के कन्फ्यूजन अभी तक बरकरार हैं, जिसकी वजह से दोबारा से क्वेश्चन रेज होता है। मतलब आपने आंसर हर एंगल से ब्रीफ आंसर होना चाहिए और कंप्लीट होना चाहिए। मतलब दोबारा उसी क्वेश्चन के बारे में जो पहले क्वेश्चन पूछा था उसी के बारे में दोबारा से रिपीट ना करें वो क्वेश्चन। जब वो रिपीट करते हैं, इसका मतलब ये होता है कि आपने जो पहले आंसर दिया था उसमें कुछ इस तरह की वो चीज़ें थी जिसकी वजह से उन्होंने दोबारा से आपसे क्वेश्चन पूछा। ये कन्विंसिंग पावर के 20 से 25% मार्क्स होते हैं। सही है। आपकी जो बॉडी लैंग्वेज है, आपका कॉन्फिडेंस है, आपकी कन्विंसिंग पावर है, आपकी कम्युनिकेशन स्किल है, कम्युनिकेशन स्किल, इसके 20 से 25% मार्क्स होते हैं।
जितने भी एरियाज़ हैं ये सारे जो है ना ये बहुत लाज़मी हैं। हम फ़ोकस हमारी जो सबसे बड़ी मिसकंसेप्शन ये है कि हम फ़ोकस करते हैं जस्ट क्वेश्चन आंसर पे, कि 200 मार्क्स का जो इंटरव्यू है उसमें ये देखा जाता है कि किस स्टूडेंट ने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन के आंसर सही दिए। हालाँकि ऐसा नहीं है। यहाँ पे जो है ना आपका ये देखा जाता है कि आपकी बॉडी लैंग्वेज कैसी है, क्या इसके अंदर कॉन्फिडेंस है कि नहीं है, इसकी कन्विंसिंग पावर कैसी है, बॉडी लैंग्वेज आपके वर्ड्स के साथ सपोर्ट करती है कि नहीं करती है। क्या ऐसा तो नहीं है, बहुत सारे ऐसे देखो होंगे जिनकी बॉडी लैंग्वेज डिफरेंट होती है। इसीलिए कहते हैं ना कि बॉडी लैंग्वेज जो है आप जो बोल रहे हैं ना 50 मोर देन 50% आपकी बॉडी लैंग्वेज से ही सामने वाले अंडरस्टैंड करते हैं। तो बॉडी लैंग्वेज जो है ना वो बड़ी इंपॉर्टेंस रखती है, इसलिए बॉडी लैंग्वेज के भी मार्क्स हैं। सिंपल अगर मैं ये कहूँ तो भेजा नहीं होगा कि आप लोग इन सारे पैरामीटर्स से आप लोगों को चेक किया जाता है और आप लोगों को ये जज करते हैं कि जो हमारे सामने कैंडिडेट मौजूद है क्या ये परफॉर्म कर सकता है ये जॉब। क्योंकि अगर आपके पास कॉन्फिडेंस फॉर एग्जांपल नहीं है तो लाजमी सी बात है जब आप 16 स्केल की पोस्ट पे आपको अपॉइंट किया जाता है तो आपको बहुत सारे फंक्शंस में मोर देन 300 400 500 स्टूडेंट्स ऑडियंस को आपको फेस करना होता है। तो यहाँ पे आप 4-5 उनको अगर जैसे पैनल में जो बंदे हैं उनको फेस नहीं कर सकेंगे, लाजमी सी बात है वहाँ इशू क्रिएट होगा। सही है। सेम इसी तरीके से डिसीजन पावर्स, आप जब 16 की पोस्ट में लग जाती है तो आप किसी भी स्कूल का इंचार्ज बनेंगे, लाजमी सी बात है आपकी डिसीजन पावर होनी चाहिए। मुख्तलिफ़ किस्म की सिचुएशन क्रिएट होती हैं, आपको मैनेज करना है, आए वो आना चाहिए उन सारी चीज़ों को। और बॉडी लैंग्वेज, कन्विंसिंग पावर, कम्युनिकेशन स्किल ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब ये चीज़ें जो हैं, एक चीज़ याद रखें, हम सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं, ये सारे जो है पैरामीटर्स हैं जो आपके अंदर देखते हैं। इसीलिए आप लोग देखें ना जितने भी पीएससी से क्वालिफाई करके जितने भी आते हैं चाहे किसी भी पोस्ट में, उनका कॉन्फिडेंस, उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनकी कम्युनिकेशन स्किल, उनका जो कन्विंसिंग पावर, जो समझाने का मेथड होता है ना वो टोटली एक डिफरेंस होता है। क्योंकि वो उनको ही अपॉइंट करते हैं जो इस सारी जो स्किल्स हैं उनके अंदर मौजूद होती हैं। अब सिंपल हम सबसे बड़ी गलती, एक छोटी गलती जिसको हम कवर अप करने के लिए सबसे बड़ी गलती करते हैं इंटरव्यू में, वो क्या करते हैं वो पहले मैं निशानदेही करूँगा। नंबर एक चीज़ ये करते हैं, फॉर एग्जांपल मुझसे एक क्वेश्चन पूछते हैं कि गिलगित बल्तिस्तान का एरिया कितना है और मुझे नहीं आता है। मैं बहुत ही परेशान हो गया। अब उसमें क्या मैं कंटिन्यू करता हूँ। अच्छा, जो क्वेश्चन की बात कर रहा था मैं, मतलब वो मुझसे फर्स्ट क्वेश्चन पूछते हैं कि गिलगित बल्तिस्तान का एरिया कितना है। अब ये क्वेश्चन का आंसर मुझे नहीं आता है, तो नहीं आता है तो इसमें क्या है, क्वेश्चन आंसर के टोटल 20 में से 20 में से 25 मार्क्स होते हैं। अब ये 20 से 25 मार्क्स में से एक क्वेश्चन का ज़्यादा से ज़्यादा 2 मार्क्स होंगे या 3 मार्क्स होंगे, 5 मार्क्स, ज़्यादा से ज़्यादा 5 मार्क्स होंगे, उससे ज़्यादा नहीं होंगे ना। अब 200 में से 5 मार्क्स अगर आपके आंसर नहीं देने से बेशक कट जाते, 195 आपके पास है ना। लेकिन हम क्या करते हैं जब ये क्वेश्चन का आंसर नहीं आता है, नंबर एक चीज़ याद रखें, आप लोग जो गेस लगाते हैं ना, गेस कभी भी इंटरव्यू में मन लगाएं। जब आपको आंसर नहीं आता है ना, सॉरी कहें। और सॉरी किस अंदाज में, मतलब आपका फेशियल एक्सप्रेशन चेंज नहीं होना चाहिए। मैं अभी यही कह रहा था, जो आपके फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर गलत हुआ, अब आप क्या कहते हैं अपना कॉन्फिडेंस लूज़ कर जाते हैं। देखें मुझसे इंटरव्यू हो रहा है टीजीटी के इसके, और उसमें कंपटीशन भी बहुत है। पहला क्वेश्चन पूछा, मुझे नहीं आ रहा है, आपके फेशियल एक्सप्रेशन चेंज होते हैं, कॉन्फिडेंस उनको पता चल जाता है भाई इसके पास कॉन्फिडेंस ही नहीं है। एक क्वेश्चन गलत होने से बिल्कुल आपका कलर चेंज होता है। तो वो दूसरे, अब ये जो क्वेश्चन के 5 मार्क्स करने चाहिए थे ना, आपके यहाँ 5 मार्क्स नहीं कट रहे हैं, आपके यहाँ 10 मार्क्स कट रहे हैं। क्योंकि कॉन्फिडेंस के भी कुछ मार्क्स थे, वो आप इनडायरेक्टली उसको भी लूज़ कर दें। और जब कॉन्फिडेंस भी आपका लूज़ हो जाता है ना, फिर आपकी बॉडी लैंग्वेज बिल्कुल चेंज हो जाती है। वो क्योंकि आप ये आप लोगों को पता नेचुरल है, आपका कॉन्फिडेंस होता है ना, आपकी बॉडी लैंग्वेज चेंज होती है। कॉन्फिडेंस जब लूज़ करते हैं ना, बॉडी लैंग्वेज आपके साथ नहीं देती है, फिर आप कुछ और ख्यालों में होते हैं, कहीं और होते हैं, वो आपके साथ नहीं देती है। कहीं और से भी बॉडी लैंग्वेज वाले पोर्शन से भी आपके मार्क्स थोड़े डिडक्ट हो रहे हैं। तो ये चीज़ें आपने ये, और जब आप सॉरी कहेंगे तो एक चीज़ याद रखिएगा, जब कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो आपने गेस नहीं लगाना है, आपने सॉरी बोलना है। हाँ, अगर आपको ऐसा मतलब आपको ये पता है कि इसको मैंने कहीं पढ़ा था,
आपको लग रहा है कि 70% इसका आंसर ये है, तो आप लोग उस वक़्त आंसर भी दोगे तो कहना है कि मैं श्योर नहीं हूँ, आई एम नॉट श्योर, बट मुझे इस तरह का याद है। उसमें क्लियर करें कि मैं इसमें कंफर्म नहीं हूँ और उस मुझे जो लगता है इसमें ये होता है। अब दूसरा क्या होगा, जब आप सॉरी कहते हैं ना, तो कैसे, फॉर एग्जांपल गिलगित बल्तिस्तान का एरिया क्या है, सर गिलगित बल्तिस्तान का एरिया, अब हम यहाँ से जो बिल्कुल चेंज होते हैं ना, उससे बेहतर है कि आप इस तरह की भी कर सकते हैं। गिलगित बल्तिस्तान का एरिया क्या है, उनको लगे कि आप थिंकिंग प्रोसेस में, मतलब आप सोच रहे हैं, आपके पास हैं कुछ ऑप्शंस, उनको वो आप वो कर रहे, हल्का सा पोज ले, सॉरी भी कहना है ना, नहीं आता है तो फौरन उसी वक्त सॉरी सर, आप इस तरह का नहीं, आप हल्का सा पोज ले लें कि जैसे आपको पता है, फिर आप उनको लगे कि ये तुक्के लगाना नहीं, इनको क्लियर जो इंफॉर्मेशन इसको पता है उसी का आंसर देता है। हल्का सा पोज लेकर उसके बाद कहें सॉरी सर, और बड़े वो टेंशन वाले उसमें नहीं, हल्का सा आप फ्रेश उसमें मूड में, कि आपको ये ना लगे कि ये क्वेश्चन का आंसर जो नहीं आया ना, ये आपकी कॉन्फिडेंस पे असर कर रहा है, ना लगे नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं आए। फॉर एग्जांपल अगर 3 क्वेश्चन भी आपको कंसेक्टिवली आंसर नहीं आते हैं, कोई इशू नहीं है, आपने अपना कॉन्फिडेंस लूज नहीं करना है, कोई इशू नहीं है, आप इस वक्त भी ठीक ठाक अपने आप इस वक्त भी जो है ना, मतलब आपके 200 मार्क्स है ना, उसमें से 180 मार्क्स जो है आराम से सिक्योर कर सकते हैं, सही है। अच्छा, तो अब करना क्या है, आपने बिल्कुल ही काम रहना है, मतलब एक मतलब जो क्वेश्चन आंसर जो है ना, 15 क्वेश्चन में से अगर आपके 8 क्वेश्चन गलत होते हैं और 7 ठीक होते हैं, आपका इंटरव्यू बहुत अच्छा हुआ है। लेकिन आपका कॉन्फिडेंस अच्छा हो, अगर आपकी बॉडी लैंग्वेज अच्छी हो, और अगर आपकी कन्विंसिंग पावर, जो क्वेश्चन आपके ठीक हुए हैं उसमें अगर आपकी कन्विंसिंग पावर अच्छी रही है ना, आपका इंटरव्यू सबसे बेस्ट रहा है। इसीलिए आप लोगों ने देखा होगा एपीएससी का इंटरव्यू देने के बाद बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं, मेरा इंटरव्यू तो हद से ज़्यादा अच्छा हुआ है, मेरा तो डन है, लास्ट में देखा जाए तो उसका नाम वहाँ मौजूद नहीं होता है। और कुछ स्टूडेंट वहाँ से आकर बड़े परेशान रहते हैं, वो कहते हैं नहीं यार, इंटरव्यू जिस हिसाब से मैंने तैयारी की थी इस हिसाब से नहीं हुआ, बस चांसेस नहीं है, कंपटीशन बहुत है, लेकिन उनका बाद में टॉप मेरिट पे उनका नाम आता है। वो इसी वजह से वो जितने भी उस कैंडिडेट्स हैं, वो क्वेश्चन आंसर के हिसाब से अपना इंटरव्यू को एवेलुएट करते हैं, हालांकि ऐसा नहीं होता है, उनका कॉन्फिडेंस, उनकी सारी चीज़ें जो है वो मैटर की जाती है, सही है। अच्छा, जो है इसमें जितनी भी चीज़ें हैं ना, आप लोगों ने बड़ा मतलब इंटरव्यू के प्रिपरेशन जब करते हो ना, तो इन सारी चीज़ों का ख्याल रखना होता है कि आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपकी कन्विंसिंग पावर, आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल्स है, डिसीजन पावर है, ये सारी चीज़ें आप लोगों ने ना हर चीज़ का ख्याल रखना है कि मैंने इंटरव्यू के लिए जाना है, मैंने जस्ट क्वेश्चन आंसर को फोकस नहीं करना है, आपने अपना कॉन्फिडेंस को भी, बेशक आपको कंसेक्टिव भी मैंने कहा ना कि अगर 3 क्वेश्चन के आंसर भी नहीं आते ना, जस्ट आप लोगों ने सॉरी कहे विद स्माइल, मतलब स्माइल का मतलब ये नहीं है कि आप सही से वो आपका फ्रेश आपका चेहरा जो है ना खिलना चाहिए, यानी मतलब लगे ना कि उस क्वेश्चन का आंसर जो है आपके कॉन्फिडेंस पे असर कर रहा है, मतलब आप उसको मैनेज ही नहीं कर पा रहे, तो उनको नहीं लगे। अब दूसरी बात जो है, जब आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं ना, एक चीज़ का ख्याल ये रखें, आपकी जेस्चर जो है उसका भी जेस्चर और ड्रेस जो है ना, उसका भी आपके मास होते हैं, मतलब आपके जो हैं जितने भी मतलब कोड और कंडक्ट्स हैं, मतलब आप लोगों के ड्रेस में जितनी भी चीज़ें शामिल हैं ना, शलवार कमीज़ हो जो भी हो, वो ऑफिशियल, वो आपके लिए एक्सेप्टेबल हैं, लेकिन आप जीन्स और वो पहनेंगे ना, हाफ स्लीव शर्ट्स वगैरह जो भी हैं, वो एक्सेप्टेबल नहीं है। तो आप लोगों ने इन चीज़ का ख्याल रखते हैं। और दूसरा जेस्चर, जब आप रूम्स में इंटर होते हैं ना, जाके चेयर में बैठना, और किस पोस्चर पे आप बैठते हैं और किस तरीके से आप बाहर आते हैं, ये सारी चीज़ें भी वो मैटर करते हैं। आप लोगों ने बहुत सारी इन सारी चीज़ों का बहुत ख्याल रखना है। अब दूसरी चीज़, जब भी आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो कोई भी चीज़ उनकी परमिशन के बगैर आप नहीं करें। परमिशन, कोई भी चीज़ का मतलब ये है कि जो यूजुअल होती है ना इंटरव्यू में, वो तो ठीक है, लेकिन मतलब कोई, मैं उठ के जाके पानी पीने का मेरा दिल कर रहा है, आप लोग ऐसा नहीं कर सकते कि आप चेयर में बैठे हैं उसके बाद उठ के जाके पानी पी के आके नीचे बैठेंगे। अगर आपको इस तरह की कोई कैफियत वो होगी तो आप पहले उनसे परमिशन लें, सर क्या मैं
आप खुल के बता दें, लेकिन परमिशन लेके उसके बाद वो काम अंजाम दें, उसमें कोई इशू नहीं है। लेकिन बगैर उसके आप उड़ के जाएंगे वहाँ से, वो ये इस तरह का, ये तो बिल्कुल ही नहीं चलेगा। सही है। अब दूसरी बात जो है, फिर कौन कौन से एरिया से आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। नंबर एक, आपका इंटरव्यू होगा, वो इंट्रोडक्शन होगा। आपका जो इंट्रोडक्शन पूछेंगे ना, आप लोग याद रखें, बहुत सारे स्टूडेंट मुझसे ये जो अपना इंट्रोडक्शन लिख के शेयर करते हैं ना, इररिलेवेंट 50% उनकी चीज़ें बहुत ही इररिलेवेंट, मतलब वो ज़रूरत ही नहीं है कहने की, और वो भी कह देते हैं। मतलब बहुत सारे ये कि मतलब आपने अपना नाम बताना है, जहाँ से बिलोंग करते हैं वो बताना है। अगर आप गवर्नमेंट टीचर हैं, प्राइवेट टीचर हैं, रिसेंटली मैं ये कर रही हूँ, वो कर रही हूँ, आपने ये बताना है कि मैंने फ़लाँ सब्जेक्ट में मास्टर किया है, फ़लाँ सब्जेक्ट में एमफिल, और अभी मैं ये एक मेरे पास कुछ इतने सर्टिफिकेट्स भी हैं, मैं फ़लाँ की ये रही हूँ, मतलब एज जनरल सेक्रेटरी फ़लाँ ऑर्गेनाइजेशन में, एज मैंने अकाउंटेंट, एज जो भी है हेड रहे हो, आप जो जो सर्विसेज दिए हैं ना, वो सारे आपने बयान करने हैं। बाकी उसके अलावा आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे मौका दिया, मैं इसलिए आपको शुक्रिया अदा कर रही हूँ, ताकि मैं अपने आप को एक्सप्लेन कर सकूँ आपके सामने। तो मेरा नाम है, ये ज़रा नहीं है, वो आपसे पूछ रहे हैं, इंट्रोडक्शन करें, स्टार्ट हो जाए वन बाय वन। अपनी जितनी भी, ये पहले वहाँ जाके स्टार्ट करेंगे, ऑर्गेनाइज वे में आप नहीं दे सकेंगे। आप उसके लिए पहले ही इन चीज़ों को ऑर्गेनाइज कर लें, कि मैंने पहले अपना नाम, जितनी भी चीज़ें हैं ना, उसको लिस्ट वन बाय वन जो है आप क्लियर करें उसको। उसमें आप अपना एक्सपीरियंस, मतलब आप कितना एक्सपीरियंस रखते हैं उस फील्ड में, कितने सर्विसेज दिए हैं वो सारी कोड करें, कितनी क्वालिफिकेशन है आपकी, कहाँ से बिलोंग करते हैं, नाम क्या है, ये सारी चीज़ें जो है ना मेन चीज़ें हैं जिसको आपने इंट्रोडक्शन में बताना है। अब उसके बाद जो है वो आपकी क्वालिफिकेशन से क्वेश्चन पूछेंगे, लाजमी सी बात है। और कौन कौन से एरिया से, क्वालिफिकेशन से क्वेश्चन पूछेंगे, एक्सपीरियंस से क्वेश्चन पूछेंगे। अब आपकी क्वालिफिकेशन, और याद रखिएगा इंटरव्यू पीएससी के रूल्स में, आप स्टडी करना चाहते हैं ना पीएससी के इंटरव्यू के रूल्स कौन कौन से हैं, मतलब क्या उनसे आपसे पूछा जा सकता है। तो पीएससी बहुत सारे जो है ना इस तरह के कन्फ्यूजन क्वेश्चन रूमर चलते हैं कि भाई पेपर में 10% का जो इंग्लिश का 20% का पोर्शन है, उसमें 10% मार्क्स कोई न ले, फेल है, और टोटल इतना वो ना हो, फेल है। ये आप छोड़ दें, आप पीएससी की वेबसाइट में जाएं, पैरा नंबर 16 जनरल रिक्रूटमेंट रूल जो है, उसके पैरा नंबर 16 में जाएं, वहाँ सारा सब कुछ क्लियर कर लिखा हुआ है कि आप लोग कोई भी पोस्ट हो, आप लोगों से पाक स्टडी, बेसिक पाकिस्तान और बेसिक इस्लाम के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आपको आने चाहिए, और लाजमी सी बात है, हर किसी को आते हैं, बेसिक इंफॉर्मेशन वो पूछते हैं। अब दूसरी बात ये है कि अक्सर 90% इंटरव्यू में बेसिक इस्लाम और बेसिक पाकिस्तान से क्वेश्चन पूछते ही नहीं। वो इस वजह से नहीं पूछते, याद रखें, जिसका बैकग्राउंड, जिसकी क्वालिफिकेशन स्ट्रांग हो, वो उनके पास इतना एरिया होता है कि वो उनसे ही क्वेश्चन पूछते हैं, उनको मौका ही नहीं मिलता कि वहाँ से क्वेश्चन पूछ सकें। जैसे कि किसी उस कैंडिडेट का एक सब्जेक्ट में एमफिल है, दूसरे सब्जेक्ट में मास्टर है, और वो ऑलरेडी 14 स्केल में गवर्नमेंट सर्वेंट है, तो लाजमी सी बात है उसका एक एक्सपीरियंस भी है, 6 साल से गवर्नमेंट सेक्टर में एक्सपीरियंस से क्वेश्चन पूछेंगे। कौन से सब्जेक्ट्स आप स्कूल में पढ़ाते हैं, वो सारी चीज़ें पूछेंगे। क्वालिफिकेशन, मास्टर ये क्यों ये किया है, अब इस सब्जेक्ट में क्यों किया, फिर एमफिल इस सब्जेक्ट में क्यों किया, फिर उन सब्जेक्ट के अंदर से फिलहाल थ्योरी, ये सारे जो है उसी में कवर हो जाएंगे। उनको ज़रूरत थी, मतलब मौका ही नहीं मिलेगा कि आप बेसिक पाकिस्तान और बेसिक इस्लाम से क्वेश्चन पूछ सकें। अब रही बात जिसका मतलब जिसकी क्वालिफिकेशन जो है ना, फॉर एग्जांपल मैं अपना इंटरव्यू आपसे शेयर कर लूँ, तो मैं एमए इंग्लिश और एमफिल एजुकेशन, उस वक्त एमफिल एजुकेशन मेरी कंप्लीट नहीं थी, उस वक्त प्रोसेस में थी, मतलब कंटिन्यू थी। जब मैं इंटरव्यू में गया तो एमए इंग्लिश और एमएड था, उन्होंने मुझसे एमए इंग्लिश से 9 क्वेश्चन पूछे, और 9 क्वेश्चन अभी आप लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, सही है। 9 क्वेश्चन में से 3 क्वेश्चन जो है वो मैं जवाब नहीं दे सका, हालांकि मुझे थोड़ा सा लग रहा था कि ये फिलहाल क्वेश्चन इसका आंसर ये हो सकता है, लेकिन मैंने सॉरी कहा। क्यों, मुझे ये सारी चीज़ें मैंने जो है प्रिपेयर की थी कि मेरे अंदर अगर कॉन्फिडेंस है, मेरे अंदर बॉडी लैंग्वेज है, मेरे अंदर अगर कम्युनिकेशन स्किल है, मेरे अंदर कन्विंसिंग पावर है, अगर मुझे 5 क्वेश्चन के आंसर भी आए तो मैं ये 200 में से
170 प्लस में स्कोर कर सकता हूँ। अब कॉन्फिडेंस अगर मैं लूज़ करता, लाजमी सी बात है, फिर वहाँ से भी मैंने जो आपको बता दिया ना, इनडायरेक्टली आपके मार्क्स ऐड भी होते हैं, इनडायरेक्टली आपके मार्क्स डिडक्ट भी होते हैं, ये याद रखिएगा। आपसे जो क्वेश्चन पूछे ना, उसका आंसर के पीछे एक बड़ी लॉजिक होती है, वो उन चीज़ों को आप लोगों ने ख्याल रखना है। अब क्वालिफिकेशन जो पूछा ना, एमए इंग्लिश से जो क्वेश्चन पूछा, उसमें से 3 आंसर के मैंने सॉरी कहा, बाकी जो है वो आते थे, मैंने आंसर दे दिया। उसके बाद मुझे एमए था, तो लाजमी सी बात है एजुकेशन पोर्शन से मुझसे क्वेश्चन पूछे, कोई 6-7 वहाँ से पूछा था, और वो बेसिक पूछा था। इतने बेसिक मतलब बहुत सारे जो हैं कम स्टूडेंट होते हैं जिनसे मैं खुद समझता हूँ इतने बेसिक क्वेश्चन, जैसे आइडियलिज्म किसने पेश किया है, रियलिज्म और आइडियलिज्म में क्या डिफरेंस है, रियलिज्म ने किसने दिया है रियलिज्म, तो जॉन डेवी ने कौन सा वो दिया था, फिलॉसफी क्या है, और प्रेगमेटिज्म में होता क्या है, फिर नेचुरलिज्म किसने दिया है, फिर नेचुरलिज्म में रोसो क्या कहते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ी ओपन एंडेड क्वेश्चन थी मेरे लिए कि मैं जो भी इसमें एक्सप्लेन कर सकता था वो कर दिया। बाकी जो ये सारे सिंपल छोटी छोटी चीज़ें पूछा था मुझसे। उसके बाद जो है जब मैं इंटरव्यू दे रहा था टीजीटी का, तो मेरे 2 मंथ हुए थे, 14 स्केल में मेरी अपॉइंटमेंट हुई थी। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि भाई आपका एक्सपीरियंस कोई, मैंने कहा कि अब मैंने वो जस्ट दो मंथ मेंशन नहीं किया था, मैंने प्राइवेट स्कूल में एज टीचर जो है वो भी मेंशन किया था। तो उन्होंने कहा कि क्या पढ़ाते थे प्राइवेट स्कूल में, मैंने कहा कि साइंस इंग्लिश दोनों पढ़ाता था। अब ये सब्जेक्ट जो आप चुनते हैं ना, अगर कहीं पे भी आप पढ़ा रहे हैं, टीचिंग करवा रहे हैं, तो याद रखिएगा अगर आप वहाँ मैथमेटिक्स पढ़ा रहे हैं और आपको मैथमेटिक्स बहुत डिफ़िकल्ट है, मुश्किल है, तो आप पीएससी में ये मत बताएं। आपका जो स्ट्रांग पॉइंट है ना, स्ट्रांग सब्जेक्ट है ना, वही मेंशन करें। फिलहाल स्कूल में मैं ये सब्जेक्ट पढ़ाती थी, ताकि वो क्वेश्चन उसी में से पूछते हैं तो आप उसको डिफेंड भी कर सको। जब किसी स्कूल में पढ़ा रहे हैं तो लाजमी सी बात है उस सब्जेक्ट के बारे में आपके पास नॉलेज मैटर होना चाहिए, तो वो आप उसको डिफेंड भी कर सको। अब दूसरा जो है 14 स्केल के बारे में मुझसे क्वेश्चन पूछने लगे, मतलब जो जॉब में लगा था, उन्होंने कहा कि आप गवर्नमेंट स्कूल में क्या पढ़ा रहे हैं, इंग्लिश सब्जेक्ट, क्योंकि मैंने इंग्लिश में एमए इंग्लिश भी था, लाजमी सी बात है, ऑलरेडी पहले बहुत सारे क्वेश्चन भी पूछे थे, तो उनको इतने ज़्यादा पूछने की ज़रूरत भी नहीं थी अगर इंग्लिश ही कहता, तो इस वजह से मैंने इसी को ही फोकस रखा। दूसरी बात क्या हुई, उन्होंने को मतलब इनडायरेक्टली मुझे लेके गए कि भाई आप लोग वहाँ खेल खेलते हैं क्या, आपको कौन सी खेल पसंद है, बच्चे कौन सी खेल पसंद करते हैं। लास्ट में मुझे पूछा कि ये खेल जो है बच्चों की ज़िंदगी में क्या असर डालती है। अब इसका आंसर मैंने कैसे दिया, ये को करिकुलर जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं, जब आप ये वर्ड मेंशन करते हैं ना, उसने को करिकुलर का नाम इंटेंशनली उसने इसी वजह से घुमा के कहीं और लेके गया था सिनेरियो, ताकि चेंज कर ले तो मैं थोड़ा परेशान हो जाऊँ। उसने उसने कहा कि आपकी अपॉइंटमेंट हो गई, स्टूडेंट कौन से खेल पसंद करते हैं, ले जा के दूर, ये खेल जो है बच्चों की ज़िंदगी में क्या असर डालते हैं, मतलब कितनी इंपॉर्टेंस रखते हैं। तो मैंने स्टार्ट यहाँ से लिया। जब भी आप क्वेश्चन का आंसर देते हैं ना, हर वर्ड आपका एक मीनिंगफुल होना चाहिए, मतलब एक उसके अंदर ही आंसर ही होता है। अगर आप ये कहते हैं ना कि ये को करिकुलर जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं वो बड़ी इंपॉर्टेंस रखती हैं, यहाँ भी आंसर है। मतलब मुझे इतना पता है जितनी भी खेल कूद है, जो भी एक्टिविटीज़, ये को करिकुलर एक्टिविटीज़ में आती हैं। को करिकुलर एक्टिविटीज़ इसका मतलब ये करिकुलम का हिस्सा ही है, सही है। अब इसमें क्या है, स्पोर्ट्समैनशिप मैंने 3-4 चीज़ें बताई थी। स्पोर्ट्समैनशिप आपको टीम वर्क करना सिखाते हैं, कि मतलब आप एक, जब भी आपके ये जितने भी खेल हैं, मैचेस, गेम्स, जब ये खेलते हैं तो आप इंडिविजुअल परफॉर्म जितना भी करें, जब एज टीम आप परफॉर्म नहीं करेंगे तो आप कभी भी जीत नहीं सकते हैं। तो आपको एज टीम आपको एडजस्ट करना सिखाता है, कि मतलब टीम वर्क कैसे करना है, दूसरे लोगों के साथ एडजस्ट कैसे करना है, किसी की हार किसी की जीत, अपनी हार को साइड करके जीत को सेलिब्रेट करना दूसरे की, ये सारा जो है स्पोर्ट्समैनशिप जो है वहाँ से। उसके बाद जो है याद रखिएगा, मेरी लास्ट क्वेश्चन जो है इंटरव्यू में जो पूछा था, एक कॉन्फ्रेंस मैंने अटेंड की थी जब मैं एमफिल में था, नेक्टी कॉन्फ्रेंस, जो रिसर्च के कुछ पेपर्स आर्टिकल्स पब्लिश हुए थे, वहाँ पर हमें एज स्पेशल एमफिल स्कॉलर इनविटेशन हुई थी, तो वो सर्टिफिकेट मैंने वहाँ ऐड किया था। तो उसने मुझसे फर्स्ट क्वेश्चन यही पूछा था, आपने एक कॉन्फ्रेंस ज्वाइन की है, मैंने कहा यस, कब से कब तक ड्यूरेशन था, 3 दिन का, कौन से कब तक, मैंने डेट बता दिया, 3 से 7 तारीख तक। उन्होंने मुझसे पहले क्वेश्चन यही पूछा, नेक्टी कॉन्फ्रेंस
नेक्टी किस चीज़ की एब्रिविएशन है? लाजमी सी बात है, मैं नेक्टी जो नेशनल एक्रेडिटेशन काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन जो है ना, जो HSC का ज़ैली इदारा है, जो टीचर एजुकेशन जो है पाकिस्तान में उसको रेगुलेट करता है ना, तो अब मैं किसी कॉन्फ्रेंस को ज्वाइन करता हूँ और उसके इदारे का नाम की एब्रिविएशन ही पता नहीं हो, तो लाजमी सी बात है फिर क्वेश्चन क्रिएट होंगे। तो जब मैंने उसका नाम वो बता दिया, नेक्स्ट क्वेश्चन उसने मुझसे ये पूछा, आपने ये कॉन्फ्रेंस क्यों ज्वाइन की, आपका मकसद क्या था? तो अब मैं ये भी कह सकता था हमें इनवाइट किया था, हमारी मजबूरी थी, एमफिल के स्टूडेंट थे, नहीं जाते मास्क काटते थे, मसला यही था। लेकिन मैंने उनको ये क्या कहा, सर मैं 14 स्केल का टीचर भी था, एमफिल एजुकेशन में मैं कर रहा था, मेरा फील्ड था, और वहाँ पे जो कॉन्फ्रेंस थी उसका जो टॉपिक था वो इश्यूज ऑफ क्वालिटी एजुकेशन इन टीचर एजुकेशन इन पाकिस्तान। मतलब टीचर एजुकेशन के जितने भी इश्यूज हैं क्वालिटी एजुकेशन देने के लिए, वो सारे रिसर्च जो हुए थे उन सबको डिस्कस किया जा रहा था। तो मैंने उनको ये कहा कि मैं इस वजह से उसको ज्वाइन किया कि जितने भी इश्यूज हैं ऑल ओवर पाकिस्तान टीचर एजुकेशन जो है उसके ऊपर, तो वो उसकी रिसर्च थी, तो मैं बड़ा इस पर इंटरेस्ट रखता था, मेरी एमफिल भी इसी में थी और मैं ऑलरेडी इसी फील्ड को मैंने ज्वाइन किया हुआ था, इसलिए मैंने इसको ज्वाइन किया था ताकि मुझे पता चले कि क्या क्या इश्यूज है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन उन्होंने मुझसे क्या पूछा, अच्छा फिर एक दो फाइंडिंग्स बताएं जो रिसर्च पेपर पब्लिक उन्होंने। अब यहाँ याद रखें, किसी को भी इतनी फाइंडिंग्स याद नहीं रहते, अपने रिसर्च के फाइंडिंग बड़ी मुश्किल से याद रहते हैं, तो किसी के रिसर्च पेपर के फाइंडिंग किसको याद रहते हैं? तो ये डिसीजन जो मैंने कहा था ना, डिसीजन पावर आपके पास, फौरन उसने जब ये क्वेश्चन पूछा किसी के पेपर की फाइंडिंग, या तो मुझे सॉरी कहनी चाहिए थी, मैंने कहा कि नहीं इसमें एक गुंजाइश है, मैं इसको कहीं और भी लेके जा सकता हूँ। मैंने डिसाइड ये किया, फौरन मेरे माइंड में ये ख्याल आया, क्यों ना मैं, हमारे पास है ना एक उस वक्त, अभी तो मोबाइल और जिन भी हमारे डिजिटल टूल्स हैं ये काफ़ी आम हो चुके हैं, उस वक्त मतलब थे, ये रिसर्च भी होती थी, हमारे पास पब्लिक नेट कैफेज और पब्लिक मतलब ये जो PCOs वगैरह नहीं थे, ये उस वक्त भी तकरीबन काफ़ी चलते थे, एंडिंग उनका वो था। तो मैंने ये कहा कि जो रिसर्च हुए थे उसमें स्पेशली एक हमारे गिलगित बल्तिस्तान के रिसर्चर थे, उसने ये वो किया था कि हमारे जो टीचर्स हैं, प्रोस्पेक्टिव टीचर्स हैं टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन के अंदर, इनको इश्यूज ये आते हैं कि फीमेल टीचर्स को एक्सेस नहीं होता है, जितने भी नेट कैफेज होते हैं वहाँ, रिलीजियस और दूसरे बहुत सारे बैरियर्स होने की वजह से उनको एक्सेस नहीं होता है एज कम्पेयर टू मेल। दूसरा फाइंडिंग उन्होंने पूछा नहीं, अगर दूसरा क्वेश्चन में हो सकता है सॉरी कहता या कोई और अगर मेरे माइंड में आता तो मैं उसी की तरफ लेके जाता, जब ये कहा तो ओके ओके के मेरा इंटरव्यू कंप्लीट हो गया। कहने का मतलब ये है, मैंने अपना इंटरव्यू इस वजह से शेयर किया कि वो इनडायरेक्टली आप लोगों से क्वेश्चन और पूछते हैं, आप लोगों से चेक और किया जाता है, मतलब आपका कॉन्फिडेंस, बॉडी लैंग्वेज, आप जो आंसर दे रहे हैं ना उस आंसर में आपकी कन्विंसिंग पावर कितनी है, कॉन्फिडेंस कितना शामिल था, वो सारी चीज़ें मैटर होती है। सही, एक चीज़ याद रखें। अब ये एक चीज़, दूसरी, आप जो है जिस एरिया में स्ट्रांग हैं, हर वक्त क्वेश्चन में आंसर देते वक्त ना फोकस उसकी तरफ ही रखें, इनडायरेक्टली आप उसकी तरफ लेकर आए। सही है, इनडायरेक्टली लेकर आने का मतलब ये नहीं कि सर आप इस एरिया से पूछें मुझसे, ये नहीं। जैसे उन्होंने मुझसे पूछा था एक क्वेश्चन की, आप अपनी फर्स्ट क्लास डिस्क्राइब करें, जब आप 14 स्केल में लगे थे फर्स्ट क्लास में क्या पढ़ा है। मेरे दो चीज़ें बता दी कि सर जिस स्कूल में मेरी अपॉइंटमेंट हुई थी वहाँ के DDO साहब जो हैं वो मेरे टीचर भी रह चुके थे। जब मैं MA इंग्लिश कर रहा था, उस वक्त भी बैकवर्ड एरिया से मैं बिलोंग करता हूँ, तो जब मैं MA इंग्लिश कर रहा था उस वक्त भी जब मैं गाँव चला जाता था तो मुझे अपने DDO साहब जो हैं मेरे टीचर रह चुके थे, तो वो मुझे बुला के 9 मैट्रिक को इंग्लिश के लेक्चर्स दिलवाते थे। ये जो है पॉइंट, अब मैं पहले आंसर पूरा कंप्लीट करूँ, लेक्चर दिलवाते थे। जब मैं ज्वाइनिंग के लिए वहाँ गया तो ज्वाइनिंग के बाद DDO साहब ने मुझे कहा कि आप एक क्लास ले लें, तो मैंने जब क्लास लेने के लिए गया तो विंटर वेकेशन थी, 30 दिसंबर, 1 जनवरी से विंटर वेकेशन थी, 30 दिसंबर को मेरी अपॉइंटमेंट हुई थी, लास्ट डे था। वहाँ विंटर वेकेशन का होमवर्क दे रहे थे सारे टीचर्स, मेरे लिए पॉसिबल नहीं था कि मैं क्लास ले लेता, मैंने थोड़ा वेट किया। जब सारे फ्री हो गए स्टूडेंट्स तो मैंने उन सबको इकट्ठा करके एक मोटिवेशनल लेक्चर दिया, और हमारा जो है वो टाइम जो है वो ख़त्म हुआ था, तो मैं इस वजह से एक मोटिवेशनल लेक्चर देकर छोड़ दिया। अब ये इस वजह से कहा, इसमें मोटिवेशनल लेक्चर इस वजह से मेंशन किया था ताकि वो मुझसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछते कि
ये तो नंबर एक क्वालिटी है एक टीचर की, मोटिवेशनल स्पीकर होना। इनडायरेक्टली मैंने ये उनको बता दिया कि मैं मोटिवेशनल स्पीकर भी हूँ। दूसरा वो मुझसे पूछते हैं अच्छा आप मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं तो आपका फेवरेट कौन सा है। मैंने कासिम अली शाह के लिए, कासिम अली शाह जो है मैंने अपने आंसर के लिए तैयार किया था। ये मुझसे पूछ सकते हैं, पहले ही मैंने तैयार किया था। अब वो ये पूछते कासिम अली शाह की, अच्छा आप उसको सुनते होंगे, लाजमी सी बात है फेवरेट है, तो उसकी कौन सी बातें आपको पसंद आई, मतलब कोई ऐसी बात बताई कासिम अली शाह की जो आपको बहुत पसंद आई, वो पूछ सकते थे। तो आप मैंने उसकी 3-4 बातें, उसके लेक्चर्स मैंने सुने थे कोई 10 के करीब, उनमें से 3 बहुत जो एक इम्पॉर्टेंट टर्निंग, मतलब आप किसी की भी लाइफ चेंज करने के लिए होते ना, इस तरह के कुछ जुमले थे, उसको मैंने नोट किया था कि मैं ये बता दूँ ताकि उनको न लगे कि भाई ये अपनी तरफ से बोल रहा है, वाकई ये स्टडी करते हैं। अब चौथा जो है, एक चीज़ मैंने ये इस आंसर में आप लोगों ने देखा होगा कि शुरू में मैंने क्या कहा था, जब मेरी जॉब नहीं लगी थी उस वक्त भी मैं 9 मैट्रिक को लेक्चर्स देता था, क्योंकि डीडीओ साहब मुझे बुलाते थे, बैकवर्ड एरिया था। मैंने ये लिंक इस वजह से किया था, उनको पता चले कि अच्छा उस एरिया में डीडीओ साहब इसको बुला के जॉब से पहले भी लेक्चर दिलवाते थे, तो इसका मतलब ये वहाँ के ठीक ठाक जो है, आप ये समझे कि मतलब एक क्वालिफाइड और पोटेंशियल है, जभी तो आपके जो अपॉइंटमेंट है उससे पहले भी डीडीओ साहब आपको बुला के लेक्चर्स दिलवाते थे। मैं इनडायरेक्टली उनको मैसेज कन्वे कर रहा था कि उस एरिया में मेरी जो है एक वर्थ है, इस वजह से मैं जॉब से पहले भी, अब इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। जॉब से पहले मैं पढ़ाने का मकसद, इसका एक मतलब ये भी होता है कि मैं इस टीचिंग प्रोफेशन के साथ बड़ा कमिटेड हूँ। ये सारे जो है आपके प्लस पॉइंट्स होते हैं, सही है। अब उसके बाद एक्सपीरियंस, याद रखें अपने आप को पॉजिटिव रखें, सही है। जो भी एक्सपीरियंस आपसे पूछते हैं ना, आप अपनी जो जॉब है ना, टीजीटी की जॉब क्या होती है, टीचिंग करना चीज़ों को, मतलब आप एज इंचार्ज कहीं प्राइमरी स्कूल में जाते हैं तो उसको मैनेज करना, ये भी आपका एक्सपीरियंस हो सकता है। अब आपसे अगर ये पूछें, हम आपको आपके स्कूल में, प्राइमरी स्कूल में या हाई स्कूल में आपको अपॉइंट करते हैं, आप क्या चेंजिंग लाएंगे, ये आपसे पूछ सकते हैं एक्सपीरियंस में। अगर किसी की जॉब ना भी हुई है ना, एक्सपीरियंस नहीं है, वो आपसे ये पूछ सकते हैं। तो आपने अब इन चीज़ों को तैयार करना है कि आपने ये कहना है कि मैं ऑलरेडी, अब आप इसको किस तरीके से आप आंसर कर सकते हैं, वो मैं जो आप लोगों को मशवरा दूंगा। मतलब आप ये कहें कि मैं जिस एरिया में बिलोंग करता हूँ, उनको पता होता है। अगर आप किसी सिटी से बिलोंग करते हैं तो फिर ये कहने की ज़रूरत नहीं है। अगर थोड़ा हार्ड एरिया से आप बिलोंग करते हैं ना, ये आपके लिए एक प्लस पॉइंट भी होता है। आप ये कहें कि मैं जिस एरिया से बिलोंग करता हूँ वो एक हार्ड एरिया है, वहाँ पे अभी जो कल्चर है, उन पेरेंट्स जो हैं इतने एजुकेटेड नहीं होने की वजह से, मतलब वो इतने हमारे स्कूल सिस्टम में, हमारे एजुकेशन सिस्टम में इतने इन्वॉल्व नहीं है। हालांकि देखा जाए तो जो एजुकेशन सिस्टम है वो एक ट्रायंगुलर प्रोसेस है। अगर मेरी अपॉइंटमेंट हो जाती है और तो मैं सबसे पहले जो है पेरेंट्स और कम्युनिटी को मोबिलाइज करूँगा, उनको इन्वॉल्व करूँगा हमारे एजुकेशन सिस्टम में, ताकि एक हम जो है ट्रायंगुलर प्रोसेस के थ्रू जो बच्चे की परफॉर्मेंस है उसको मॉनिटर कर सकें। क्योंकि हम जो 6 घंटे जस्ट हम बच्चे हमारे पास होते हैं, जितने हम उसमें वो वर्क कर रहे हैं, उसका एक जब हमारे पेरेंट टीचर मीटिंग्स होंगी तो सारा सब कुछ जो है हमें भी गाइडेंस मिलेगी, क्योंकि हम फीडबैक लेंगे पेरेंट्स से, और पेरेंट्स को भी पता चलेगा कि कितनी जो है यहाँ पे बच्चे की कौन कौन सी स्किल जो है जिस पे काम करने की ज़रूरत है, और कौन कौन सी स्किल जो है इम्प्रूव होती जा रही हैं जिसको मज़ीद कंटिन्यू रखने की ज़रूरत है। अब ये चीज़ें जो है ना, बड़े प्रोफेशनल टीचर्स का काम होता है। ये हर कोई जो है ये इस तरह के, बाकी अगर आपसे पूछा जाए तो आप क्या कहेंगे, मैं बहुत सारे मैं क्योंकि मैंने ये सुना है बहुत सारे, अगर आप टीचिंग प्रोफेशन में, यही क्वेश्चन का आंसर, टीचिंग प्रोफेशन में आप क्यों आना चाहते हैं, हर कोई यही कहता है, और है इस पर क्वेश्चन नहीं है, ये एक पैगंबराना पेशा है, और टीचिंग प्रोफेशन से मेरी नॉलेज में इजाफा होता है, और टीचिंग प्रोफेशन एक इबादत भी है, ये कोई इससे डिसएग्री नहीं करता। लेकिन याद रखें, आपसे वो क्वेश्चन ये पूछा था कि आप इस टीचिंग प्रोफेशन में क्यों आना चाहते हैं। अब दूसरा किसी को भी लगाए तो उसके लिए भी तो ये पैगंबराना पेशा है ना, उसके लिए भी तो ये इबादत है, और उसके लिए भी तो सेम वही चीज़ है। आपको क्यों लगाए, आपने आंसर वो देना है कि उनको लगे कि ठीक है ये सही कह रहा है, दूसरों को नहीं, इसको अवॉइड किया जाए।
ये आप जो बोल रहे हैं सही बोल रहे हैं, मतलब आप थोड़ा यूनिक सा बनाएं अपना आंसर। मतलब आप टीचिंग प्रोफेशन में क्यों आना चाहते हैं, आप जो भी बोलते हैं, जो भी बताते हैं, जो भी आंसर हो। मैं मुझसे ये क्वेश्चन पूछा था, मेरे वालिद साहब जो है हेड मास्टर थे, अल्लाह पाक जन्नतुल फिरदौस में जगह था। फिर मैं 2012 में वो रिटायर हुए थे, उस वक्त रिटायर हो गए थे जब मैं मेरा इंटरव्यू हो रहा था ना। मेरे 2017 में इंटरव्यू हो गया और 2012 में मेरे वालिद साहब रिटायर हुए थे। लेकिन उस वक्त मैंने मेंशन क्या किया, मैंने कहा कि सर मैं बीकॉम था, बीकॉम के बाद मैं इंग्लिश किया था और वो सारा आपका बायोडाटा उनके पास मौजूद होता है। मैंने कहा कि सर आप लोगों ने देखा होगा मैंने बीकॉम किया हुआ है। मेरे वालिद साहब की ख्वाहिश थी कि मैं बैंकिंग सेक्टर को ज्वाइन कर लूँ। लेकिन जब मैं ग्रेजुएशन करके मैं गाँव वापस आया तो क्योंकि मैं डोन साइड कराची गया था एजुकेशन के हवाले से आया, तो जब मैं वापस आया तो मेरे वालिद साहब की जो सर्विसेज थी इलाके के लिए, वो मैं देख के बड़ा मैं इम्प्रेस था मेरे अपने वालिद साहब से। और मैं बैठ के देखा तो मुझे ये लगा कि टीचिंग जो फील्ड है ऑलरेडी, ये फील्ड मुझे ऑलरेडी मुझे लगता था कि मेरे अंदर जितनी भी स्किल्स हैं वो टीचिंग प्रोफेशन को सूट करती हैं। तो मेरे वालिद साहब की जो सर्विसेज थी उसकी वजह से वो पूरा इलाका जो है उसको बहुत एक अच्छे नाम से याद करता था। तो मैंने अपना डिसीजन चेंज किया, क्यों ना मैं इसी फील्ड को ज्वाइन कर लूँ और अपने वालिद साहब की जो सर्विसेज हैं उसको आगे कंटिन्यू करूँ। मैंने अपने वालिद साहब से इस बात को शेयर की और वालिद साहब भी इसमें बहुत खुश हुए और उसने कहा कि ठीक है आप ज्वाइन कर लें। तो फिर मैं एम ए इंग्लिश की तरफ आया और एजुकेशन में मास्टर करके एम पी करने लगा। और मैं सर इस वजह से इस डिपार्टमेंट को ज्वाइन कर रहा हूँ कि ये डिपार्टमेंट वाहिद एक ऐसा डिपार्टमेंट है जिसमें आप कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा सर्विसेज दे सकते हैं। और ये वाहिद डिपार्टमेंट है जहाँ पे आप बेस्ट सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं अपने इलाके के लिए, लोगों के लिए। तो मेरी एक ख्वाहिश है कि हमारे जो हार्ड एरिया हैं, हमारे जो जहाँ पे बहुत सारे जो हैं इस तरह की सर्विसेज की ज़रूरत है, तो मेरे वालिद साहब के जो सर्विसेज थे मैं ऑलरेडी उससे इम्प्रेस था। तो मेरी ये ख्वाहिश है कि मैं उसको मज़ीद कंटिन्यू करूँ आगे। ये आंसर जो है ना, नंबर एक तो आपका वालिद साहब, अब ये जो मेरे बताने का मकसद ये था कि उनको ये लगा कि मेरे वालिद साहब जो हेड मास्टर है उसकी सर्विसेज अच्छी हैं, वो हैं और मैं उससे इम्प्रेस हुआ हूँ। इसका मतलब उनको लगा कि ये एक एजुकेटेड फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं और सेम इसी डिपार्टमेंट में ऑलरेडी इसके वालिद साहब भी हैं, तो उसको सब कुछ पता है, फिर भी यहाँ आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये कमिटेड है इस डिपार्टमेंट से। ये कोई बाई चांस वाला सिस्टम नहीं है। दूसरा जो है, मैं सर्विसेज देना चाह रहा हूँ और अब ये सर्विसेज में वो पूछ भी सकते हैं, मुझसे तो पूछा नहीं, बस ओके। उसके बाद जो है अल्लाह का लाख शुक्र है अपॉइंटमेंट भी हो गई। तो ये कहने का मतलब ये है, सिंपल करूँ मैं, वीडियो थोड़ी लेंथी हो गई, 37 मिनट की वीडियो हो गई है। अगर इसमें कोई किसी एरिया की हो सकती, एक इंटरव्यू जो है एक वीडियो में तो कवर नहीं हो सकता। मैंने कोशिश करके जस्ट टच दिए हैं, मतलब पूरा इंटरव्यू जो है कवर करने के लिए। अगर ज़रूरत पड़ी तो आप कमेंट सेक्शन में आप मुझे बता दें, उस एरिया को मैं फोकस करके और क्लिप्स भी, वीडियो क्लिप्स बना के मैं अपलोड कर दूंगा। सही है। बाकी एक चीज़ मैं लास्ट में यही बता दूंगा, याद रखें जब आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, 200 मार्क्स का इंटरव्यू है, 101 आपके पासिंग मार्क्स हैं। अगर आप क्वेश्चन के आंसर नहीं आते हैं, कॉन्फिडेंस लूज नहीं करें। अगर आपको 10 क्वेश्चन में से 5 आते हैं, 5 नहीं आते ना, आपका इंटरव्यू सबसे बेस्ट है। अगर आपका कॉन्फिडेंस, अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल, बॉडी लैंग्वेज सही रही है तो सबसे बेस्ट इंटरव्यू है। अगर आपकी 10 आउट ऑफ 10 क्वेश्चन भी सही है, बॉडी लैंग्वेज आपका साथ नहीं दे रही है, कॉन्फिडेंस भी आप परेशान परेशान से दिख रहे थे, सबसे बुरा इंटरव्यू आपका हुआ है। लिहाजा इसलिए याद रखें, जब आप इंटरव्यू के लिए जाएंगे तो ये सारी चीज़ें, आपका कॉन्फिडेंस, आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपकी जेस्चर, पोस्चर, ये सारी चीज़ें जो है ना एक्यूरेट होनी चाहिए। और इस चीज़ का ख्याल रखें, हमेशा पॉजिटिव रहे। फॉर एग्जांपल आपके 100 पोस्ट के लिए 500 स्टूडेंट को सिलेक्ट किया है, ये मत सोचे कि मेरा नाम जो है वो 20वें नंबर पे, 20 मेरी लिस्ट पे, जो 500 नंबर पे है ना वो, और आप जो 200 इंटरव्यू में आपकी जो कंपटीशन है उसमें ये समझ लें हम सारे जो है एक ही सब में हैं। महमूद आया सारे जो है ना एक ही सब में हैं और इस वजह से ये 200 मार्क्स का इंटरव्यू है। और इसमें भी बड़ी मिसकंसेप्शन और रूमर्स की इंटरव्यू के मार्क्स कम कोट होते हैं, आपके टेस्ट के मार्क्स ज़्यादा देखे जाते हैं, ये सारी चीज़ें कहने वाली हैं। मैं आप लोगों को इतना बता दूं,
असल देखा जाता है आपका इंटरव्यू, जब आपके टेस्ट के मार्क्स सेम है, दो स्टूडेंट के इंटरव्यू के मार्क्स भी सेम है, मतलब इंटरव्यू के मार्क्स थोड़े, मसलन एक के टेस्ट के मार्क्स हैं 40 और एक के इंटरव्यू के मार्क्स हैं 50, एक के टेस्ट के मार्क्स हैं जिसके 40 थे उसके 50 हैं इंटरव्यू में, जिसके 50 टेस्ट में थे उसके 40 है इंटरव्यू में, तो दोनों मिलाएं तो इक्वल होते हैं। जिसके इंटरव्यू में अच्छे हैं ना उसको प्रेफर किया जाता है। क्यों? क्योंकि इंटरव्यू में वो हर एंगल से आपको जज करते हैं। सही है, एक चीज़ याद रखिएगा, इंटरव्यू बड़े मायने रखता है। ये मत सोचिए कि मेरा मेरिट लिस्ट में टॉप 10 में हूँ तो मुझे कुछ नहीं हो सकता। हाँ, ये पॉसिबल होता है क्योंकि 100 पोस्ट है, लाजमी सी बात है टॉप 10 वाला वो भी फाइट करेगा, लाजमी सी बात है 60 मेरिट लिस्ट पे आएगा, ज़्यादा से ज़्यादा उसके साथ अगर बुरा हुआ, उससे बुरा तो नहीं हो सकता। लेकिन ये सोचिए, हमेशा माइंड में पॉजिटिव ये रखें कि हम सारे जो हैं सेम पोस्ट के लिए compete कर रहे हैं और सबके लिए इक्वल चांस है। टेंशन कन्फ्यूजन कि मैं नहीं 100 पोस्ट हैं 200 नंबर पे तो मेरा नाम है, बनेगा कि नहीं, मुश्किल है, ये सारी चीज़ें छोड़ दें, अपने इंटरव्यू पे फोकस करें, मेरा कॉन्फिडेंस लूज नहीं हो, मैं कम्युनिकेशन स्किल्स, मेरी सारी चीज़ें, सारा एरिया कवर करें। सही है। जो बेसिक पाकिस्तान और बेसिक इस्लाम के बारे में मैं इंफॉर्मेशन पूछ रहा था ना, वो पूछ सकते हैं वो इस तरह कि अगर किसी का बैकग्राउंड जैसे जस्ट वो बीए, जस्ट बीएड है, तो उनके पास फिर वो एरिया थोड़ा कम हो तो वो पूछ भी सकते हैं और उनका कुछ पता नहीं होगा। एक चीज़ याद रखें, कुछ स्टूडेंट्स से मतलब वो डेमो के लिए आपको उनको लगता है ना कि मतलब इसके स्किल्स हैं कि नहीं, ये बोर्ड कैसे यूज़ करते हैं। जब आपको बोर्ड की तरफ भेजते हैं कोई टॉपिक पढ़ाने के लिए, आपको उस वक्त टॉपिक की तरफ वो तवज्जो उनकी नहीं होती है। मैंने कहा ना, वो इनडायरेक्टली आप लोगों को एवेलुएट करते हैं। वो उस वक्त बहुत सारी चीज़ें देखते हैं, आपका कॉन्फिडेंस कैसा है, आप कैसे जाके हैंडल करते हैं, आपका यूज़ बोर्ड को यूज़ कैसे करते हैं। मतलब आप बोर्ड के सामने खड़े होकर लिख के पीछे नज़र आता है कि नहीं, ये आप लोगों को पता है ना, इतना तो पता होगा कि साइड में होगा, किस तरीके से आपने बोर्ड को यूज़ करना है। वो सारी स्किल्स को देखते हैं, वो ये नहीं देखते, वो इनडायरेक्टली आप लोगों को एवेलुएट करते हैं। मतलब वो ये कहते हैं कि फॉर एग्जांपल आप नॉन, व्हाट इज नॉन, ये आप हमें पढ़ाए ना, आप बोर्ड में जाके क्या किस तरीके से पढ़ाएंगे। इसका मतलब ये वो नॉन सीखना चाहते नहीं है आपसे, वो आपसे ये देखना चाहते हैं कि आप बोर्ड को कैसे यूज़ करते हैं, आपका कॉन्फिडेंस कैसा है, आप किस तरीके से बॉडी लैंग्वेज यूज़ करते हैं समझाने के लिए। वो सारी स्किल्स आपसे मतलब वो चेक करना चाह रहे हैं। बस इतना कहूँगा, बेस्ट ऑफ लक, पॉजिटिव रहें, कॉन्फिडेंस कॉन्फिडेंस और कॉन्फिडेंस के साथ अपना इंटरव्यू दे दें, सब कुछ बेहतर होगा। सही है। अगर कोई कन्फ्यूजन अभी भी रहती है तो कमेंट सेक्शन में मैसेज कीजिएगा, मैं आप लोगों को इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो क्लिप एक बना के मैं इंशाल्लाह 1 हफ्ते 2 हफ्ते के अंदर अंदर जितने भी हमारे एरियाज़ हैं इंटरव्यू के उनको कवर कर लूँगा। सही है। ओके, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।